Uh, Namaste, everyone. This is Abhinav Prakash. Welcome to Urban Chatterati. And today I'm joined once again by very renowned author and one of the best spokesperson for the future of the Uttar Pradesh, Shri Shantanu Gupta ji. Shantanu ji, namaste and welcome to the show. Namaste ji. I think it's after a long time. We were trying to set a time, but finally we are. I'm today calling from Jodhpur. मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने आपको जोधपुर में पकड़ लिया, आप जोधपुर में, लेकिन मैंने आपको शो पे ले आया. तो सर, अभी रिसेंटली हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टर्स मीट हुई थी छोटी सी, जिसमें हमारे पंजाब के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे वहां पे. ये भी न्यूज था कि पंजाब से लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से निकल के, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो निकल के वहां से भागना चाहते हैं और वो उत्तर प्रदेश को एक बहुत ही स्ट्रांग ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं. और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि योगी 2.0 जो हमारी भाजपा की सरकार दोबारा बनी है यूपी में, उसका बहुत बड़ा फोकस अब इन्वेस्टमेंट पे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है, क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी पे है. गरीबी हटाओ पे नहीं है, बल्कि अमीरी बढ़ाओ पे है, संपन्नता बनाने. Exactly. I think that's you rightly put. Yeah. Yes. That's the real question of the economics. Yeah. It's not garibi hataao. It's what is the cause, nature and causes of wealth of nations. So, Exactly. So how do you see this entire development? किस तरीके से काम हो रहा है भाजपा की दूसरी पारी में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में? I think first of all, thank you, Abhinav bhai. I think it's lovely to be with you, and my apologies for not able to come for the last 2-3 months. I was traveling extensively, and I keep getting amazing feedback from the multiple videos that we have done, right? Because in TV you only get those 5 minutes, and you have to do like whatever argument you can make. So long formats really help, right? तो जब पूरी दुनिया वो राहुल गांधी की पिकनिक को कवर करने में लगी है, आई एम श्योर एटलीस्ट वी आर डिस्कसिंग सम रियल इश्यूज, राइट? तो आपने ठीक कहा, जो आपने वर्ड कहा ना, प्रोस्पेरिटी, राइट? योगी आदित्यनाथ गॉट दिस इन द ट्रू टर्म्स इवन इन द फर्स्ट टर्म. उनके जो फर्स्ट टर्म में उन्होंने पकड़ लिया था, जैसे आपने गरीबी हटाने से नहीं होगा, आपको अमीरी बढ़ानी पड़ेगी, और अमीरी बढ़ाएगी तो ट्रिकल डाउन होकर वो सबके पास जाएगी. सोशलिस्ट क्या करते हैं, कम्युनिस्ट क्या कहते हैं? नहीं, वो अमीर को भी गरीब कर दो, गरीब को तो गरीब रहने ही दो, अमीर को भी गरीब कर दो, या बेचारे को बाहर भेज दो, इतना टैक्स लगा दो कि उसको बाहर भेज दो. तो ये फर्स्ट टर्म में फोकस था, लेकिन फर्स्ट टर्म में कुछ अड़चने थी. अड़चने क्या थी आपको भी पता है. कोई बिजनेस करने के लिए आपको बेसिक कुछ सैनिटी चाहिए, है ना? जो उन्होंने फर्स्ट टर्म में करा. बेसिक सैनिटी क्या चाहिए भाई? अगर मैं धंधा लगाने आऊंगा तो मेरा एम्प्लॉय सेफ होना चाहिए, आपके मेरा पैसा सेफ होना चाहिए. रोज कोई बंदूक लेके आ गया, कोई नकाब ओढ़ के आ गया तो नहीं चलेगा, राइट? तो सबसे पहले तो जो माफिया राज था, जो हमने बहुत बार एट लेंथ डिस्कस किया है आपके वीडियोस में, तो वो बहुत बड़ा इशू था. दूसरा क्या इनपुट है? पावर कि 24/7 बिजली आनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 साल में अमूमन पूरा कर दिया. इंडस्ट्रियलाइज टाउन में तो बिल्कुल ही कर दिया. तीसरा है कि वो पहुंचे कैसे अपनी जगह पे. उसकी फैक्ट्री गोरखपुर में, उसकी फैक्ट्री प्रयाग में, नोएडा तो ठीक है वो पहुंच जाएगा, लेकिन बाकी जगह कैसे पहुंचे? तो या तो वो हवाई जहाज लेके जाएगा, या तो वो ट्रेन लेके जाएगा, रोड के जाएगा. ट्रेन नेटवर्क सेंट्रल गवर्नमेंट आपने पता है एक्सटेंसिव कर दिया है. ट्रेन डिलेज मिनिमम हो गए, ट्रेन एक्सीडेंट मिनिमम हो गए, और यूपी ने जो एक्सप्रेसवेज बनाए, दैट्स अमेजिंग ना. मतलब यूपी में कहीं से कहीं पे भी 5 घंटे में मीडियम डिस्टेंस और 7 से 8 घंटे में बड़ा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. बिल्कुल पूरा यूपी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप कवर कर सकते हैं. आप यूपी में काफी घूमे थे, मैंने देखा चुनाव में, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट, राइट? आई एम श्योर आप रोड से ही गए होंगे बहुत जगह. तीसरा हवाई जहाज, जो लोग सीईओज हैं, टॉप सीईओज हैं, वो हवाई जहाज से आएंगे. अब छोटे छोटे शहरों में जाना, है ना, जहाँ पे नहीं थी. कुंभ में प्रयाग की सर्विस शुरू, या प्रयाग की बहुत सारी फ्लाइट्स होंगी. गोरखपुर आप फ्लाइट से जा सकते हैं. बनारस की फ्लाइटें बढ़ गई, कुशीनगर की फ्लाइटें बढ़ गई, और इनके आसपास के रेडियस के, जो मान लिया आप काशी उतर गए, वहां से 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे की जगह चली गई. तो ये नेटवर्क में छाया. तो इन चीजों से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो उत्तर प्रदेश कभी 14-15 में हुआ करती थी, वो दो पे आ गई. पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई 2018 में, और वो केवल हो नहीं गई, उसमें 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया. 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस हुआ. 5 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए इतना बड़ा अमाउंट समझना बड़ा मुश्किल है. उसका इक्विवेलेंस बताना आसान है. वो इक्विवेलेंस है उत्तर प्रदेश के ऑलमोस्ट 1 साल के बजट के बराबर है. वो 5 लाख करोड़ उतना पैसा है, उतना कमिटमेंट हुआ. और केवल कमिटमेंट पर नहीं रुक गई योगी सरकार. योगी सरकार ने एक टर्म चलती है यूपी में, जो आपको सुनेगी, जीबीसी का मतलब है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी. मतलब वो आ भी रहा है क्या, और उसमें वो किसी बड़े स्तर का नेता बुलाते हैं. कभी अमित शाह जी को बुलाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं. जिससे ऐसा नहीं कि बस मैंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी और मैंने कुछ रिबन काटे, कुछ एमओयू करे और हम लोग भूल गए. तो बिल्कुल जैसे गुजरात में हुआ करता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर नहीं चेस करता था, गवर्नमेंट चेस करती थी. भाई आपने वो एमओयू किया था, आपको क्या चाहिए? आपको लैंड चाहिए, आपको बिजली किस तरह से चाहिए, आपको और क्या क्या पॉलिसी, क्या क्या क्लियरेंस चाहिए. उत्तर प्रदेश सरकार का जो इन्वेस्ट यूपी सेल है,
वो सिंगल विंडो से क्लियरेंस करता है। तो ये तो हो गया 2018 में क्यों हुआ, और बीच में कोरोना का दो साल भी आया, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो चाइना से मूव हुई, किसी और स्टेट से मूव हुई, जो नए इन्वेस्टमेंट आए, वो उत्तर प्रदेश में आया। और केवल नोएडा में नहीं, क्योंकि अब नई नई चलन है यूपी में नॉन नोएडा इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि नोएडा एक थोड़ी सी आसान जगह है। आसान मतलब वो दिल्ली के पास है, एयरपोर्ट के पास है, काफी समय से डेवलप्ड है, तो नॉन नोएडा इन्वेस्टमेंट कैसे आ सके। ये तो हो गया जो जो पिछले टर्म में हुआ। अब मजे की बात है, अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके जो टॉप ट्वीट मैंने पिन कर रखा है उसे देखेंगे, वो जनवरी का ट्वीट है। कौन से जनवरी का? जो जनवरी 2022 का, जब आपको पता है आप भी फील्ड पे थे उस समय, चुनाव अपने चरम पे था। मतलब फरवरी में चुनाव, पहली पहली पोलिंग 10 फरवरी से थी। तो उस बीच मेरा योगी आदित्यनाथ जी से अपनी किताब को लेके मिलना हुआ, और मैंने पूछा कि महाराज जी, सेकंड टर्म तो अमूमन दिख ही रहा है कि मिल रहा है, आपका फोकस क्या होगा सेकंड टर्म में? एक बात सोचिए अभिनव भाई, जो आदमी चुनाव सोच रहा है इस समय दिमाग में कि यहाँ से ये सीट, वहां से ब्राह्मण, यहाँ से ठाकुर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यहाँ से ब्राह्मण, यहाँ से ठाकुर, सपा ने क्या कैंडिडेट, अखिलेश ने क्या कहा, उसका फोकस सोचिए। उन्होंने कहा मुझसे, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि यूपी को, मैंने पूछा उनसे कि मेरा प्रश्न था कि आप अगले टर्म में आपका फोकस क्या होगा, है ना? इस टर्म में अगर मान लिया फोकस गवर्नमेंट की स्कीम्स हुई, इस टर्म में मान लिया फोकस लॉ एंड ऑर्डर हुआ, तो अगले टर्म में फोकस क्या होगा? उन्होंने कहा वो सब कुछ जो यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सके। जब चुनाव की गहमा गहमी में उस व्यक्ति का इतना क्लियर फोकस था। अब इसको उन्होंने कार्यान्वित कैसे हुआ? भाजपा चुनाव बड़े मत से जीत गई, उन्होंने अभी ओथ भी नहीं ली थी। मतलब सबको पता था कि वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर भी उन्होंने ओथ नहीं ली थी और आरएफपी इशू भी कर दिया एक कंसल्टिंग कंपनी को एंगेज करने के लिए, जो आपको 1 ट्रिलियन में कंसल्ट करेगी। और उन्होंने शपथ ले ली, और उसके 3 या 4 महीने में बड़े बड़े जितने भी बिग 5 जिनको हम कहते हैं कंसल्टिंग कंपनीज में, उन सबके आए और बाकी लोगों के आए। और आफ्टर ड्यू डिलिजेंस बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनी, सबने नाम सुना, और डेलॉइट फाइनल कर दिया। और जहां तक मेरी 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 जानकारी, 60 से 70 लोगों की टीम प्लेस हो चुकी है, और पिछले 6 महीने से अलग अलग सेक्टर की में उम्मीदें देख रही है, किस सेक्टर में क्या क्या पॉलिसी में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, किस तरह से इन्वेस्टर्स को बुलाना पड़ेगा, और किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को और काफी बड़ा स्टीप टारगेट दिया है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की लॉकिंग अराउंड $250 मिलियन है, तो यानी आपको 4 गुना करनी है, जो बहुत स्टीप है। मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग इसको काल्पनिक भी मान सकते हैं, लेकिन जब तक आप बड़ा टारगेट नहीं लेंगे। आपने कितनी बार सुना है अभिनव भाई, आप तो इकोनॉमी को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, किसी स्टेट ने अपना जीडीपी का टारगेट बनाया हो? मुझे नहीं याद आता किसी स्टेट ने कभी जीडीपी का टारगेट, सेंटर बनाता है, लेकिन स्टेट्स अपने जीडीपी का इतना स्टीप टारगेट बना रहे हैं, विच इज वेरी प्रॉमिसिंग। तो एक तो ये हो गया कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में फोकस है। अब उन्हें पता लगा कि भाई पिछली बार हमने जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2018 करी थी, तो बहुत वेलकम मूव था। पहली बार उत्तर प्रदेश की ब्रांड इतनी जोर से बाहर से गई थी। इस बार जैसे ही सेटल हुआ, अब तय हो चुकी है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो दूसरा उसका राउंड है, वो 2023 में फरवरी 10 से 12 के बीच में। आपके थ्रू, आपके चैनल बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग देखते हैं, उनके थ्रू मैं एक बार इन्वाइट भी करना चाहता हूँ अपने प्रदेश में। आप भी उत्तर प्रदेश के, हम दोनों ही मिलकर इनवाइट करते हैं कि 10 से 12 फरवरी में रजिस्ट्रेशन, आप इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। 10 से 12 फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होगी। अब इस इन्वेस्टमेंट समिट का डिक्लेरेशन करके नहीं छोड़ दिया अभी सरकार ने, उसके पीछे स्टेप क्या लिए गए? सबसे पहले योगी जी ने खुद नवंबर की आखिरी हफ्ते में दिल्ली में, जो एमईए का काफी सेंटर है, आपने देखा होगा, प्रवासी भारतीय का जो हॉल है, जहाँ सुषमा स्वराज हॉल है, उसमें कर्टन रेजर किया उसका। कर्टन रेजर में बहुत सारे राजदूत आए, फिकी के लोग, सीआईए के लोग, स्टेज शेयर किया, एसोचैम के लोग आए, इंडस्ट्री के लोग आए, मीडिया के माध्यम से बताया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में क्यों इनवाइट करना है, क्यों मेरे स्टेट में इन्वेस्ट करना आसान है, जो कौन से 21 सेक्टर है जिसमें हमने अलग से पॉलिसीज बनाई है, जिसमें हमने टैक्स रिबेट्स दी हैं, कहाँ पे हमारे अलग से एससीजेड पार्क्स हैं, चाहे वो इत्र का पार्क हो, चाहे वो फिल्म सिटी हो, चाहे वो डेटा सेंटर हो, चाहे वो मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क हो, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो। वो बहुत क्लियरली योगी आदित्यनाथ ने बनाया, चीफ सेक्रेटरी ने बताया, इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने बताया, और फिक्की और सीआईए के रिप्रेजेंटेटिव जो पहले से जिनकी इंडस्ट्रीज काम न करी, उन्होंने भी यूपी को वाउच करा। तो एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेट तरह से। और योगी आदित्यनाथ, आपको पता है उस समय वो गुजरात में स्टार प्रचारक भी थे, तो रात को आते थे और यहाँ पर दिल्ली में मीटिंग करके फिर उनको जाना पड़ता था कई बार। तो 24/7 काम करने का ये भी एडवांटेज होता है। और उसमें, और हाँ, एक और जानकारी, जो अर्न्स्ट एंड यंग है, वो नॉलेज पार्टनर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का वैसे ही है, तो उसकी एक बड़ी टीम उत्तर प्रदेश के साथ काम करती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेस्ट ऑफ द टैलेंट्स को अट्रैक्ट करके उत्तर प्रदेश में रखा गया। वो पुराना उत्तर प्रदेश नहीं है 2017 में कि पान खाया और इधर थूक दिया और बोल दिया कि हाँ भाई आ गया इन्वेस्टमेंट, है ना। अब क्या हुआ देखिए, अब क्या हुआ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो शायद मेरे ख्याल से भारत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा। किसी और, शायद गुजरात और कर्नाटका और महाराष्ट्र जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है बहुत पहले से, शायद उन्होंने भी इतने जोर का एफर्ट नहीं करा हो। 16 देशों में रोड शोज किए गए पिछले 20 दिन में। योगी आदित्यनाथ
अपना गृह मोर्चा संभाल के बैठे रहे, और उन्होंने 6-6, 7-7, 8-8 लोगों की टीम 16 देशों में भेजी, जो शायद पहली बार किसी भी स्टेट ने इतने सारे कंट्रीज में सीनियर लेवल टीम भेजे हुए। टीम का कंपोजिशन क्या था अभिनव भाई? एक या दो कैबिनेट स्तर के मंत्री, साथ में या तो चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर, कम से कम 2 से 3 बड़े सीनियर ऑफिसर जिनका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो डायरेक्टर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे हैं, साथ में सीआईआई के लोग, फिक्की के लोग, जो जो उस डिपार्टमेंट से अटैच हैं, या ईएनवाई डेलाइट के लोग। ऐसी 6 से 7 लोगों की टीम, और पहले से ड्यू डिलिजेंस करके, मतलब ड्यू डिलिजेंस कैसे, वहां का जो 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 कॉमर्स चैप्टर है, मान लिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ पहले से बात होके, जैसे सिंगापुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ बात करके, फ्रांस का जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, जर्मनी का जो है, जो हमारा डायस्पोरा है वहां, उससे पहले से बात करके, जो हमारी एम्बेसीज हैं उन्होंने मीटिंग्स अरेंज करी, तो पहले से सबसे जूम कॉल करके बात करी गई, और फिर ये टीमें अलग अलग गई। बल्कि मेरे पास जिनके घर पे बैठा हूँ, ग्लोब रखा है सामने, तो अगर मैं देखना शुरू करूं, तो इधर से ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर एक टीम गई, बड़ी टीम गई, स्वतंत्र देव सिंह जी के अंडर में गई। आप कंट्री भी गिनते जाइएगा, है ना? ये 16 कंट्री अगर मैं ना गिना दूं तो मुझे टोक दीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर एक टीम गई, इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर। फिर जापान कोरिया, जगवीर सिंह जी के अंडर में एक टीम गई, कोरिया के, और सबके अपने लोकल अखबारों में, जो बड़े अखबार है, ऑस्ट्रेलिया टुडे में, कोरियन टाइम्स में, उत्तर प्रदेश के बारे में छपा। मतलब भारत के बारे में जहां नहीं छपता आसानी से, वहां उत्तर प्रदेश के बारे में छप रहा है कि उत्तर प्रदेश की टीम वहां पहुंची है। तो ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर जापान कोरिया हो गया। फिर एक टीम जिसमें नंद गोपाल नंदी जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं, और जितिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उनके साथ एक बड़ी टीम गई यूरोप में। उन्होंने 5 देश कवर करे, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, और एक और मैं भूल रहा हूँ। फिर एक टीम राकेश सचान जी के अंडर में यूएई गई, और यूएई में उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करी। फिर एक टीम जो बहुत सीनियर टीम थी, जिसमें इंडस्ट्री सेक्रेटरी खुद अरविंद कुमार, वो यूके यूएस गए। और यूएस एक और टीम गई जो कनाडा और यूएस भी गई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी खुद गए। और जो यूएस टीम गई, उस एक टीम में सुरेश खन्ना जी गए, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और एक टीम में सतीश महाना जी गए। फिर जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो यूरोप की एक टीम में गए। और दूसरे डिप्टी सीएम है जो पाठक जी, वो ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको गए। मुझे नहीं लगता मैंने भारत के इतिहास में इतनी बड़ी एक्सटेंसिव और सारी टीमें 5-5, 6-6 दिन के लिए गई। उनकी टीमें पहले से, उनकी उनकी उसमें इंडस्ट्री विजिट थी, उसमें उनकी रिसर्च विजिट थी, उसमें उनकी वन ऑन वन मीटिंग थी, उनके ग्रुप मीटिंग्स थी, उसमें एमएससी में रोड शोज थे, डायस्पोरा के साथ थे। मतलब पहली बार मुझे, क्योंकि मेरा विदेश से पढ़ना हुआ है, मैं विदेश में कई साल नौकरी करी है मैंने, मैं रामायण स्कूल चलाता हूँ जिसमें कई हजार लोग रामायण पढ़ चुके हैं। तो मुझे उस पीरियड में, अभिनव भाई आप मानेंगे नहीं, कम से कम 100 से 150 या तो कॉल आई या मैसेज आए या कहीं पे छोड़ा, कि ऐसी जो उत्तर प्रदेश की इमेज बनी है, ये बिल्कुल मतलब एक अलग लेवल पे है। हमने तो केवल महाराष्ट्र सुना था कि इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, तमिलनाडु सुना था, तेलंगाना सुना था, आंध्रा सुना था, लेकिन हमने कभी उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा हमारे पास इतने जोर से नहीं सुना था। तो मतलब एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश अप्रोच कैसे करता है उसमें। तो मैं आपको उसके कुछ उदाहरण देता हूं कि यूपी की इमेज कैसे बनी है। मुझे करीब 100 से 150 कॉल आए इस बीच, कि यूपी ने जिस तरह से अप्रोच किया है, वो पैराडाइम शिफ्ट है। यूपी को जिस तरह से रिसीव किया जाता है विदेशों में, यूपी की एक अलग तरह की नेगेटिव इमेज थी 2017 से पहले। उदाहरण देता हूं, मुझे प्रोफेसर अनुराग मेहराल जो स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर हैं, वो एक बायोस्पेस लैब चलाते हैं वहां पे, उसको विजिट करने गई यूपी की टीम, जिसमें यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना जी थे, सीएम के एडवाइजर अवनीश अवस्थी थे, सीएम के सेक्रेटरी अमित सिंह थे, अरविंद कुमार जी इंडस्ट्री सेक्रेटरी थे, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी एमएलए थे। ऐसी एक टीम गई। और जो अनुराग मेहराल जी ने, बाद में मेरा उनसे परिचय, उन्होंने मुझे भी होस्ट किया था स्टैनफोर्ड में, जब अपनी किताब के टूर पे, यूएस के टूर पे गया था। उन्होंने कहा कि जो मेरी वो 1.5 घंटे चर्चा हुई, मेडिकल टेक्नोलॉजी पे चर्चा हुई, जो एक गुड़ विषय है, कोई आम एडमिनिस्ट्रेशन का विषय नहीं है, मैंने अपने जीवन में इतनी फॉर्म टीम नहीं देखी, इतनी फोकस टीम नहीं देखी, इतनी टारगेटेड टीम नहीं देखी। मेरे लिए काफी प्राइड का विषय था कि यूपी से एक टीम जाती है और स्टैनफोर्ड का एक सीनियर प्रोफेसर यूपी की टीम को इस तरह से एंडोर्स करता है। तो मतलब एक नया यूपी है, किस तरह से लीडरशिप है वो रिफ्लेक्ट भी होती है इनकी टीम में। तो ये 16 देश मैंने आपको बताया। और अब क्या हो रहा है, जैसे ग्लोबल रोड शो है, ऐसे अब इंडियन रोड शो हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 5 या 6 तारीख से शुरू होंगे। उसमें मुंबई योगी आदित्यनाथ खुद जाएंगे, और फिर बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टीमें कैबिनेट मिनिस्टर और सीनियर ऑफिसर्स के अंडर में जाएंगे, और वहां पे भी इन्वेस्टमेंट सीख होगा। और फिर इन सबको कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट फरवरी में होने वाली है। तो इस तरह से ये फोकस है। तो जो आपने कहा, जो पंजाब से इंडस्ट्री आ रही है, वो केवल ऐसा नहीं है कि बस उनको केवल मतलब उनको पंजाब में दिक्कत है, वो तो हमने देखा ही है कि भाई जो पिछले 6-8 महीने में, जब से पंजाब में सरकार आई है, तब से वहां पे जो जो अलगाववादी एक्टिविटीज है, वो मुखर होकर आने लगी।
जो खालिस्तानी एक्टिविटीज है मुखर होकर आने लगी है। पहली बार मुझे वहां के पत्रकार बता रहे खालिस्तान के नारे लगना बड़ी आम बात हो गई है। वहां पर कम से कम 4 से 5 बड़ी रैली हो चुकी है और पुलिस ने कुछ नहीं करा उसके बारे में। तो वो तो वहां का इंडस्ट्रियलिस्ट डर रहा है, लेकिन वहां का इंडस्ट्रियलिस्ट डर के कहीं और भी जा सकता था। वो उत्तर प्रदेश क्यों आना चाहता है? क्योंकि पहले कैच करने वाले साउथ के स्टेट थे केवल, अब कैच करने वाला एक नॉर्थ का बड़ा स्टेट भी है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जिसमें एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, जिसमें बिजली अच्छी आती है, जिसमें इंटरनेट अच्छा आता है, और जहां पे योगी आदित्यनाथ जैसा एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो आपको रिसीव कर रहा है, जो आपको बुला रहा है सामने से कि भाई आइए हमारे प्रदेश में। तो इसलिए वो जो आपने पंजाब वाली बात कही, छोटे से आपके सवाल का मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करी। नहीं नहीं नहीं, ये बात बहुत जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव भी हुए थे, और लोगों को ये जी। जान के आश्चर्य होगा शांतनु जी कि 8 साल बीत चुके हैं आम आदमी पार्टी की हम्म सरकार को दिल्ली में, हम्म एक नया हम्म अस्पताल नहीं बना है, एक भी नया नहीं स्कूल। बदला। ये लोगों को हम्म आश्चर्य होता है, लेकिन इतना विज्ञापन दे रखा है कि बहुत बड़ी क्रांति हो गई है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत बड़ी क्रांति हो गई है मेडिकल हम्म के क्षेत्र में, इस तरह की बड़ी बातों हम्म से लोगों को आश्चर्य होता है जब मैं बताता हूँ कि एक भी नया अस्पताल या एक भी नहीं नया नहीं बना। दिल्ली सरकार ने नहीं खोला है। और जो हम्म पुराने हैं उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। 3-4 स्कूलों को डेंटिंग पेंटिंग करा के टाइल्स वाइल्स लगा के उसका प्रचार होता है। लेकिन देखिए, जब हम्म इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो शिक्षा, एजुकेशन, इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और यूपी एक हम्म बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बहुत पहले से रहा है। आपको हम्म पता ही होगा कि पहले लोग, जी जी। हम लोग की फादर की जनरेशन में 70s तक तो कम से कम लोग पढ़ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते थे, है इलाहाबाद, ना? जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट हम, या हाँ, कोई कैम्ब्रिज और ऑफ द ईस्ट, कोई ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोलता है इसको। और कोई नौकरी करने लोग कानपुर जाते थे, कोई दिल्ली और नहीं एनसीआर नहीं जाते आता था। तो नहीं जाते वो जो एक जो डिक्लाइन हुआ 70s थे। के जी बाद कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस जैसे जी समाजवादी पार्टियों के अंदर, जी जी उसको रिवाइव करने का रास्ता बहुत सरल नहीं है, लेकिन इस पे काम हो रहा जी है। आपको क्या जी लगता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के अलावा और क्या योगी जी कर रहे हैं, और हमारी सरकार क्या कर सकती है आने वाले वक्त में? जी जी आपने ठीक कहा कि जैसे एजुकेशन का हब प्रयागराज हुआ करता था और इंडस्ट्री का हब कानपुर हुआ करता था। हमने पता है जो बड़ी बड़ी स्कूटर कंपनियां हैं वो वहां से निकली, और बड़ी इंडस्ट्रियलाइज जगह थी जिसको हम लोग मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कानपुर को बोलते थे, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट प्रयाग को कहते थे। दोनों जगह बहुत दूर नहीं है आपस में, 4 घंटे का रास्ता है दोनों में। तो अब जो, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग कहा था कि नॉन नोएडा इन्वेस्टमेंट पे बहुत फोकस है हम्म, योगी आदित्यनाथ का, कि नोएडा में तो स्वतः भी आता है, काफी सारा फोकस करना पड़ता है। डेटा सेंटर्स आएंगे, टेक्नोलॉजी कंपनी आएंगी, वो ठीक है। या एपरल कंपनी आएंगी, वो ठीक है। और क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे बड़ा क्षेत्र बन गया है और वहां से एयरपोर्ट भी आ गया है, तो वो स्वतः भी हो रहा है थोड़ा। लेकिन जो नॉन नॉन नोएडा क्षेत्र है, नॉन ग्रेटर नोएडा क्षेत्र है, उस पर स्पेशल फोकस है जो मुख्यमंत्री ने। एक चीज छोटी सी और बताऊं, जब ये टीमें वापस आई 16 की 16, तो मुख्यमंत्री ने इनको 4 दिन का समय लिया। कोई टीम 17 को वापस आई, 18 को वापस आई, 22 तारीख को मुख्यमंत्री ने 5 घंटे की मैराथन मीटिंग ली, और सेक्रेटरी और मंत्री, कोई एनवाई का कंसल्टेंट नहीं, कोई फिक्की कंसल्टेंट नहीं, सबको बाहर करा। सेक्रेटरी और मंत्री ने मिलकर प्रेजेंटेशन दिया हर कंट्री का। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब एक सीईओ की तरह कि भाई आप किससे मिल के आए, आपने क्या मीटिंग करी, क्या एमओयू हुआ, और उस एमओयू के ट्रांसलेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और इस एमओयू को ट्रांसलेट करने में आपको क्या क्या गिव एंड टेक है। आपको बिजली की रियायतें ठीक करनी है, आपको कुछ एससीजेड देना है, आपको टैक्स रिजम्पशन देने हैं, आपको कुछ रॉ मटेरियल की एक्सेस देनी है, आपको उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस देनी है, उनको लैंड बैंक मुहैया कराने हैं, उनको और सप्लायर से जोड़ना है, क्या क्या जरूरतें हैं उनकी, उनकी आस पूछी आप। तो ये बिल्कुल एक 4 से 5 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई, जिसमें हर मंत्री ने अपने अपना इनपुट दिया कि उत्तर प्रदेश की क्या क्या छवि है। और उसमें कुछ एरिया जो निकल के आए, जहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, जिसमें डेटा सेंटर एक निकल के आ रहा है। मैं इसलिए आपके वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि और भी इन्वेस्टर हो वो सुन पाए। हिरन नंदानी का एक बड़ा डेटा सेंटर इनॉग्रेट भी हो चुका है 4-5 महीने पहले। इलेक्ट्रॉनिक ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जिसका वैसे ही गडकरी जी बहुत चर्चा कर रहे हैं और बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी उसमें लीड लेना चाह रहा है। फिर एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी आ रही है, तो एंटरटेनमेंट से जुड़े, ग्राफिक्स से जुड़े, प्रोसेसिंग से जुड़े जितनी चीजें हैं वो उनको इनवाइट किया जा रहा है। वेयर हाउसिंग, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा उपभोक्ता मार्केट भी है, कस्टमर बेस भी है। और अब 2017 के बाद से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितनी भी बड़ी कंपनियां, उनकी छोटे छोटे जिलों तक रीच पहुंच गई। पहले आपको पता है बहुत जगह तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती थी, बहुत जगह डिलीवरी नहीं होती थी, कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब थी। तो लोग केवल कुछ ही जगह सामान मंगवा पाते थे उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी वेबसाइटों से। अब आपको जिले जिले में जाती है, तो उसके लिए आपको वेयर हाउसिंग बहुत सारी करनी पड़ेगी। आप हर चीज दिल्ली नोएडा से नहीं लेके जाएंगे। तो वेयर हाउसिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए वेयर हाउसिंग। फूड एंड एग्रो बड़ा है, लेकिन फूड एंड एग्रो की प्रोसेसिंग एक बड़ी इंडस्ट्री बन के आ रही है। और जो आपने कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्किलिंग, इस पे मेन फोकस है कि जब इतनी इंडस्ट्री आएंगी तो केवल कुछ जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है वो उसको शायद केटर ना कर पाए। उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर है, उत्तर प्रदेश में आईआईटी बीएचयू है, उत्तर प्रदेश में आईएम लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के पास ही उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की भी है। तो एजुकेशन, और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, प्रयागराज है।
तो इंस्टीट्यूट हैं, हाँ, एचबीटीआई कानपुर है, अपने 12 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में, मेरठ क्षेत्र में प्राइवेट कॉलेज की पूरी नॉलेज इंडस्ट्री है। लेकिन और बड़े जितने कॉलेज हैं उनको भी इनवाइट जोर से किया जा रहा है, जिससे नॉलेज इकोनॉमी, ये जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, इसको फ्यूल भी कर पाए। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जब ये विदेश गए तो बहुत सारी जगह ऐसा भी लगा गया कि यूपी की वर्कफोर्स और यूपी के प्रोडक्ट वहां पे मार्केट भी उनको प्रोवाइड हो सकता है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो टीम ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर गई थी उसमें नोएडा की सीईओ हैं ऋतु महेश्वरी, उनके पति हैं मयूर महेश्वरी। मयूर महेश्वरी के पास ओडीओपी आता है, मयूर महेश्वरी के पास कन्नौज का इत्र पार्क आता है। तो हर ऑफिसर अपने अपने जो टारगेट एरियाज है उसको भी फोकस कर रहा था कि भाई, क्योंकि परफ्यूम एक लग्जरी प्रोडक्ट है, आपको पता है कन्नौज जिससे डिंपल यादव सांसद रही, अब वहां से सुब्रत पाठक सांसद है, और सुब्रत पाठक खुद भी इत्र के व्यापारी हैं, और वो लोग मिलके देख रहे हैं किस तरह से कन्नौज की ब्रांड को कलोन जैसा बनाया जा सके। कि मतलब जैसे हम बोलते हैं परफ्यूम, मुझे तो बल्कि जब मैं जर्मनी 4-5 साल पहले गया तो पहली बार पता लगा कि कलोन किसी जगह का नाम, मुझे लगता था कलोन केवल इत्र एक खुशबू को बोलते हैं। तो इस तरह से कन्नौज सिनोनिमस हो जाए परफ्यूम स्मेल, फूड फूड ग्रेड अरोमा के साथ, उस पर एक इत्र पार्क बन रहा है। तो अपने अपने ऑफिसर जो उनके पास प्रोजेक्ट थे उन्होंने उसको भी लीड करा, मतलब उनका भी इंसेंटिव था कि भाई बड़ा बाजार मिला है। और अब ऐसा फोकस आ गया यूपी गवर्नमेंट में कि अब तो बहुत बड़ी मेहनत टीम गई थी, लेकिन छोटी छोटी टीमें 6 महीने में, साल में जाती रहे, और वहां पे एक्सपोजर भी मिलता है उनको, उनका अपना मोटिवेशन भी बढ़ता है काम करने का देख के, और अच्छा मार्केट दोनों तरफ से मिलता है, या तो भारत मार्केट मिल पाए उनकी कंपनियों को, या भारत के प्रोडक्ट को वहां मार्केट मिल जाए, या वो लोग इन्वेस्ट कर पाए। तो हर तरह की जो साझेदारी है वो संभव हो पाएगी। ये इम्पोर्टेंट बात है, आपने ये बड़ी बात बोली, नॉन नोएडा इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखिए यूपी जो है, जैसे कि मैं तो अवध से आता हूँ, आप भी मेरे ख्याल से जी जी जी। पड़ोस से ही आते नहीं, हैं। मैं पश्चिम यूपी से आता हूँ, मैं मुरादाबाद रामपुर से आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुरादाबाद जी को इतना बड़ा हब है इंडस्ट्री का। हाँ भाई, जी जी तो जी हम लोग को याद है जब सपा की सरकार हुआ करती थी 2012-13 में, जी तो मुरादाबाद आना जाना होता था काफी। क्या उस समय डर का माहौल रहता था, व्यापारी लोग जी, बिल्कुल। मुरादाबाद में रहते नहीं थे। जो जी अमीर लोग थे वो दिल्ली आके रहते थे, यहाँ आके रहते थे। बस वो जी हफ्ते में 1-2 दिन जाते थे वहां पे, जो है कि वो अपना बिजनेस का काम करके भाग लेते थे वहां से। जी 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 ये जो परिवर्तन एक बहुत बड़ा हुआ है नॉन नोएडा इन्वेस्टमेंट का। जी और इसके अलावा जैसे कि हमारे गांव की आबादी बहुत है शांतनु जी, जी और जी इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी राज्य का तब होता है जब आपकी पूरी वैल्यू चेन नीचे तक जाती है। सिर्फ दो जी तीन इंडस्ट्री ऊपर लगा देने से उसका फायदा नहीं होता है। सो जी गांव को लेके योगी जी का सेकंड टर्म में क्या फोकस हो सकता है, इसको वैल्यू जी चेन से इंगेज करने का। जी। मोदी जी का भी देखिए इसमें, नारा है आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें भारत को जो जी है ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना है। और मेरे ख्याल जी से यूपी इसका एक बहुत बड़ा एक सेंटर हो सकता है, नोडल पॉइंट हो सकता है। जी जी। देखिए इसमें मैं दो चीजें कहूंगा इसमें। एक तो हमने इसकी पहले भी चर्चा करी है, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब वो कैसे अलग लेवल पे जा रहा है मैं उसका उदाहरण दूंगा। दूसरा, जितनी भी ये टीम्स गई थी इसमें एग्रो एक बड़ा फोकस था, चाहे वो, और एग्रो से भी ज्यादा एग्रो प्रोसेसिंग, क्योंकि केवल एग्रो से नहीं काम होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू चेन में उसको वैल्यू ऐड करनी है, तो एग्रो प्रोसेसिंग। तो फ्रांस में, जर्मनी में बड़ी एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी से काम हुआ है, और कुछ ने तो सेटअप पिछले साल लगा दिए थे, बल्कि वेस्ट यूपी में लगाए थे। अब वो उसको बढ़ाने के लिए भी इस फरवरी में आएंगे। ओडीओपी के साथ क्या हो रहा है, ओडीओपी जैसे हमारी सबको पता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अब तो बल्कि बहुत सारे स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया है, सेंटर ने उसको अडॉप्ट कर लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक प्रोडक्ट को ढूंढा गया, और उसको कैसे मार्केट प्रोवाइड किया जाए, कैसे उसको ट्रेनिंग दी जाए, कैसे उनको एग्जीबिशंस में देश विदेश की ले जाया जाए, कैसे उनको कर उपलब्ध कराया जाए बड़ा होने के लिए, वो सब किया गया। उसमें कुछ जो चीजें हैं जो हर जिले में, कुछ तो केवल ऐसा है कि क्राफ्ट लेवल पे आ, लेकिन उसमें से कम 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे वो चीज इंडस्ट्रियल स्केल पे जा सकती है। जैसे मैंने आपका कन्नौज का इत्र, वो इंडस्ट्रियल स्केल पे जा सकता है, जो अब पहले से था, पहले वो इतना था, अब वो इतना हो जाएगा। जैसे चाहे वो बनारस में जो साड़ी है, उसके बाद के जिलों में कालीन है, तो ऐसे कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट अब ओडीओपी में इतने मेच्योर लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो उसी जिले में बनते हैं, और वहां पे अब बुलाया जा रहा है बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को कि वहां पे आइए। अब इत्र के, देख कन्नौज में इत्र है तो वहां पे कारीगर भी हैं, टैलेंट पूल भी है वहां पे उस तरह की समझ रखने वाले बिजनेसमैन भी हैं। अब बाहर के बिजनेसमैन को भी कहा जा रहा है, मैन्युफैक्चर कहा जा रहा है कि हम आपको शॉप्स देंगे, हम आपको ट्रेडिंग फैसिलिटीज देंगे, हम आपको पूरा एक इत्र पार्क बना के देंगे, आप यहाँ आके इन्वेस्ट करिए। तो ये जो सेक्टर वाइज पार्क बना रहे हैं, जो भी बहुत फर्स्ट इन यूपी है, इत्र का अलग पार्क बन रहा है, फिल्म सिटी अलग बन रही है, मेडिकल टेक्नोलॉजी का अलग पार्क बन रहा है, डेटा सेंटर के लिए अलग 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 हब बन रहे हैं, टेक्सटाइल के लिए अलग हब बन रहे हैं जो बनारस के अराउंड है। तो इस पे एक मेजर फोकस है जो आपने कहा। आई थिंक योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैज अ कॉग्निजेंस that only Noida based high-tech investments only will not work for the state like यूपी, क्योंकि बहुत सारी आपको ऐसी 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 इंडस्ट्री चाहिए जिसमें लो स्किल लेबर चाहिए।
हर आदमी डेटा सेंटर में नहीं काम कर पाएगा, हर आदमी फिल्म सिटी में नहीं काम कर पाएगा। तो बहुत सारी जो लो स्किल्ड लेबर है, जो मेहनती है, जो कर्मठ है, जो ईमानदार है, जिसका काम करने का मन है, वो कहाँ पे लग सकती है? तो उसके लिए जो इंडस्ट्री है, खासकर एपरल बेस्ड इंडस्ट्री, उन पे भी बहुत फोकस हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उन पे भी बहुत फोकस हो रहा है। तो इस तरह का समन्वय है, और मुझे लगता है क्योंकि ये कई बार लंबे समय में ये फ्रुक्टिफाई होते हैं, तो अब जो पिछले 5 साल में मेहनत हुई थी, जो अब जो कॉन्सेप्ट मेहनत हो रही है, हमें आगे आने वाले सालों में इसके फ्रूट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। Well, I agree. These are time sensitive things. जल्दी से काम हो, फटाफट इन्वेस्टमेंट हो, ताकि अगले 5 से 7 में इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। और मेरा मानना है कि ये समस्या रही है भारत के पॉलिटिकल जी कल्चर में। जी जी। हम लोग को याद होगा जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय में जो काम होना शुरू हुआ था, उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हम्म। रेट जंप की थी 2002-2003 से। वो चुनाव में भाजपा दो हार हजार गई, तीन और सारा क्रेडिट मनमोहन सिंह के यूपीए वन को मिल गया। लेकिन वो बिल्कुल सारा बिल्कुल। काम, सारा आधार जो उसका रखा गया था, वो वाजपेयी जी के कार्यकाल में रखा गया था। काम लिखा गया तो था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि आपके काम का क्रेडिट भी आपको मिले एक लोकतंत्र हम्म। में, उसके लिए आपको चुनाव जीतना भी बहुत आवश्यक होता है। तो बहुत क्या जरूरी हम यूपीए में इस चीज को स्थापित करने में कामयाब हो पाए हैं? गुड इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स। है। देखिए, इसमें मत मतलब ऐसे कहते हैं, हाउस इज डिवाइडेड, क्योंकि बहुत सारी जनता है वो शायद एक्सप्रेसवे के नाम पे वोट ना दे। बहुत सारी जनता है जो नोएडा में डेटा सेंटर आ रहा है या इतफाक बन रहा है, उस पर फोकस ना दे। लेकिन बहुत सारी जनता, क्योंकि हर जगह काम हुआ है, हर स्टेटा में काम हुआ है, तो जैसे हमारे अपने पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कम से कम 42 ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसमें यूपी नंबर 1 है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गैस से सिलेंडर, टॉयलेट, जितना डीबीटी है, किसानों का डीबीटी है, पेंशन है, राशन पे हमने बड़ी बात करी थी, अगर आपको याद हो तो, कि कैसे राशन, बहुत कम स्टेट्स हैं जिन्होंने इतनी सुदृढ़ प्रणाली बना ली है, जो जिसे हम कहते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड, वहां तक पहुंच गए। तो जो जो लोअर स्टाटा है, जो अभी जिसके साथ अफर्मेटिव एक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उनको गवर्नमेंट की स्कीमें मिल पा रही हैं, उनके डीबीटीज उनके खाते में बिल्कुल ईमानदारी से पहुंच रहे हैं, तो वो इसलिए अपबीट है। और उसमें से बहुत सारे सेक्शंस, क्योंकि कहीं ना कहीं एंगेज भी करते हैं जॉब से, तो वो जॉब से भी खुश है। तो मेरे ख्याल से चुनाव जीतना की प्रणाली भी गवर्नमेंट की स्कीम से सशक्त है। और जब तक आप, योगी आदित्यनाथ की ये बात मुझे अच्छी लगती है, जब भी मेरे उनसे मुलाकात होती है, वो कहते हैं जब तक स्टेट प्रॉस्परस नहीं होगा तो मेरे पास टैक्सेशन नहीं होगा, जब तक टैक्सेशन नहीं होगा तो मैं गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, मैं खाली खजाने पे अफर्मेटिव एक्शन भी कैसे करूंगा। और फिर तो वही है, जैसे मोदी जी कहते हैं, केवल रेवड़ी बांट के आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रोस्पेरिटी नहीं लाएंगे, जब तक आप टॉप लाइन, जिसे हम लोग बिजनेस में कहते हैं, जब तक आपकी टॉप लाइन नहीं स्ट्रांग होगी, जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा आपके आपके प्रदेश में टैक्सेशन के थ्रू, और टैक्सेशन कब आएगा? जब इंडस्ट्री होगी आपके पास, बहुत सारे एम्प्लॉय बेस होगा, तब आपके पास टैक्सेशन आएगा। तो मेरे ख्याल से ये इकोनॉमिक समझ, जो मेरे कॉन्वर्जेशन है योगी आदित्यनाथ के साथ और मैं सुनता हूँ, देखो, वो बहुत क्लियर है। आई थिंक मैंने देखा है, जो 19 साल में उनका पार्लियामेंट में रहना हुआ है ना, वो उत्तर प्रदेश के बहुत काम आ रहा है। देखिए, 19 साल में उन्होंने 19 बजटरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया होगा, है ना, चाहे वो विपक्षी सरकार हो। और वो एक आपने देखा है उनका डेटा, वो एक बहुत एंगेज पॉलिटिशियन थे। वो हर वो हर पार्लियामेंट के सेशन में बहुत सारे सवाल पूछते थे। उनका डेटा हर समय यूपी एवरेज, नेशनल एवरेज से, अटेंडेंस, डिबेट्स, प्राइवेट मेंबर बिल, क्वेश्चंस में बहुत ऊपर रहता था। तो वो एंगेज पॉलिटिशियन है, वो बजटरी प्रोसेस देख चुके हैं, उनको पता है कि प्रोस्पेरिटी के बिना आप केवल टैक्सेशन लगा के ले सकते हैं, लेकिन आप जब तक प्रोस्पेरिटी नहीं होगी तो कोई टैक्स भी देना नहीं चाहे। तो वो प्रोस्पेरिटी फोकस्ड है, उनको पता है कि आप कितना भी कह ले, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाती। गवर्नमेंट की जॉब तो देखिए, पूरे सिस्टम में 2 से 3% जॉब भी गवर्नमेंट के नहीं। उनको पता है कि जॉब का जो बड़ा सप्लायर है वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे आप कितना भी चिल्ला लें, है ना। आप देखिए, एक पॉलिटिक्स की अपनी भाषा अलग होती है। राहुल गांधी को भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट जॉब प्रोड्यूस करने की कंडीशंस पैदा कर सकती है, वो बिजनेस करने को आसान बना सकती है, वो इंडस्ट्री को सेफ बना सकती है। तो वो योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल बिल्कुल ढंग से सटीक समझ में आता है, और वो उस तरह के कदम ले रहे हैं। तो मतलब यूपी इज इन अ वेरी सेफ एंड वेरी होपफुल। सो इसके पहले मैं आपको जाने दूं शांतनु जी, क्योंकि आपने आधे घंटे का समय जी लिया था। एक जी सवाल तो सभी लोग पूछते हैं और हर कोई पूछता है, कि अयोध्या में क्या प्रोग्रेस है, और अयोध्या का किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो भी अगर धार्मिक पहलू से हटके भी देखा जाए तो वो भी एक इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। एक बड़ा रीडेवलपमेंट होना इतने बड़े शहर का अपने आप में जी जी नौकरियां, जॉब, टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। जी जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इस पे छोटी सी पीछे जाऊंगा। जिस दिन अयोध्या का वर्डिक्ट आया, मेरे ख्याल से 9 नवंबर 2019 को, तो किसी वामपंथी पत्रकार ने लिखा, या फिर डिबेट ना लिखा, उन्होंने ट्वीट लिखा
कि भाई हो गया आपका सब, ये अयोध्या अयोध्या, कैन वी टॉक इकोनॉमिक्स नाउ। ये उनका ट्वीट था। मतलब ये सब तो फालतू बातें, ये सब खत्म हो गई, अब हम देश के रियल, सो कॉल्ड रियल मुद्दों पे बात कर सकते हैं क्या। तो मेरा उनका रिप्लाई ये था, और वो ट्वीट काफी वायरल हुआ, कि अयोध्या इकोनॉमिक्स भी है। अयोध्या इकोनॉमिक्स कैसे है, भारत के, आप नहीं मानेंगे, भारत के कम से कम 180 से 200 टाउन केवल टेम्पल रिलीजियस इकोनॉमी पे चलते हैं, और बड़े टाउन। तिरुपति की इकोनॉमी है 3 से 4 हजार करोड़ रुपए, तिरुपति टाउन की। अ, एक जो गणेश विसर्जन है, केवल मुंबई मुंबई में 200 करोड़ की इकोनॉमी है। जो कांवड़ यात्रा है वेस्ट में, चलती है 15 दिन, जिसमें हमारे वामपंथी पत्रकारों को बहुत दिक्कत होती है, कांवड़ यात्रा क्यों चल रही है, और योगी जी इन पर पुष्प वर्षा क्यों कर रहे हैं इन लोगों पे। इनको तो डंडे बरसाए जाने चाहिए, जैसे मुलायम सिंह यादव बरसाते थे हर व्यक्ति पे। तो वो इकोनॉमी अपने आप में 200 से 500 करोड़ की इकोनॉमी है, और उसमें जो कांवड़ बनता है लकड़ी का, उसमें सहारनपुर के मुसलमान बनाते हैं बहुत सारे, वो जो कांवड़ बनाते हैं। तो रिलीजन अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और अयोध्या का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, न्यू अयोध्या टाउन बन रहा है वहाँ पे, जिसमें 67, देखिए जो मंदिर की लैंड है, जो 67 नरसिम्हा राव जी ने एक्वायर करी थी, 2.77 कल्याण सिंह जी ने एक्वायर करी थी, वो तो ट्रस्ट को मिल गई है। अब लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लैंड एक्वायर कर ली, जिससे वो न्यू अयोध्या एक पूरा टाउन डेवलप कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। अब मैं जाता हूं, अगर आप 2017 में जाएंगे और आप किसी एग्रीगेटिंग ऐप पे होटल ढूंढेंगे, मान लिया आप मेक माई ट्रिप हो, तो आपको एक होटल, दो होटल दिखता था। अब कम से कम 15 या 20 एग्जिस्टिंग होटल ने अपने आप को उस लेवल का अपग्रेड कर लिया है। तो पहले केवल, मैं ये बात बोलता हूँ, केवल श्रद्धालु आते थे, अब टूरिस्ट भी आने लगा है। फर्क क्या पड़ता है, श्रद्धालु कई बार उतना पैसा नहीं खर्च करता है शहर में, वो तो आएगा ही, आप कांटे भी बिछा देंगे तो अयोध्या आएगा। अब टूरिस्ट भी आने लगा है, टूरिस्ट आता है तो अपने साथ में धन भी लेके आता है, और वो धन लोकल लोगों के पास जाता है, वो लोकल होटल में जाता है, लोकल वेटर को टिप, लोकल रेस्टोरेंट में जाता है, वो पुजारियों के पास जाता है, वो पूजा की सामग्री में जाता है, वो वहां पे कपड़े खरीदने वालों पे जाता है, वहां पे कोई और एंटरटेनमेंट का साधन है उसमें जाता है। तो जब, तो अब वो बड़ी, मतलब मैं बता रहा हूँ, जब ये अयोध्या का टेम्पल खुल जाएगा, जिसकी डेट ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट हम 23 दिसंबर या 24 जनवरी देख रहे हैं इस समय, तब कंप्लीट हो जाएगा। आप जो राम मंदिर ट्रस्ट का ट्विटर हैंडल है, उस पर रेगुलर अपडेट दे सकते हैं। अभी दिसंबर में ही फर्स्ट वीक में उसका जो एग्जिस्टिंग कितना बन चुका है, वो उसका फोटो आया था, तो बहुत सुंदर है। उसकी नींव पूरी पड़ गई है, और ऊपर का बनना, ऊपर का कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन में जानकारी रखते हैं, नींव में बड़ा समय लगता है, क्योंकि ये शाश्वत रहने वाली चीजें हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई बाबर आ पाएगा जो इस मंदिर को तोड़ पाएगा, जो विक्रम, जो जो पुराना मंदिर तोड़ा गया था। तो उसकी नींव अब पड़ चुकी है, और वो नींव के ऊपर भी उसकी उसकी एक लेवल तक स्टोनिंग हो चुकी है, और अब उसमें ऊपर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो अयोध्या टाउन भी अच्छे से डेवलप हो रहा है, मंदिर भी बन रहा है। और एक छोटी बात, वहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो तो जल्दी ही खुल जाएगा, वो तो अगले 6 से 8 महीने अरे में खुल उसका जाएगा। इंतजार करते करते मैं थक गया हूँ शांतनु जी। मेरे लिए जी आना जी, जाने कितना आसान हो जाएगा, मेरा होम टाउन में आपके लिए, तो आपके लिए जाना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी सालों भी इंतजार करना है। लखनऊ, लखनऊ से जाके जो अयोध्या तक जाने की रोड है, वो काफी सुदृढ़ रोड है, और वहां जाना आसान। लेकिन हाँ, सीधे एयरपोर्ट हो जाएगा। और उस एयरपोर्ट का नाम भी बड़ा सुंदर है, उस एयरपोर्ट का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मुझे तो बड़ा अचरज होता है कि कभी, मतलब वैसे तो शायद कभी ना जाए, कभी उसमें राहुल गांधी अगर जाए, हाँ, तो या तो पायलट या एरोस्टेस जब बोलेंगी कि अब हम उतरने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पर, शायद राहुल गांधी बैठे बैठे चिल्लाएंगे कि भाई राम तो काल्पनिक है, ये कौन सा राहुल एयरपोर्ट गांधी कहेंगे सिया राम क्यों नहीं बोल रहे आप, श्री राम है। क्यों श्री राम क्यों नहीं बोला, श्री राम के, हम वो उसी मत करेंगे। तो वो नहीं। एयरपोर्ट भी आ जाएगा, तो वहां आना जाना, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब सीधे बड़े 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 शहरों से, बड़े देशों से जी वहां फ्लाइट ले पाएंगे। जी जी। तो शांतनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे से बताया किस तरीके से यूपी में माफिया आउट और इन्वेस्टमेंट इन की पॉलिसी चल रही है, जी, माफिया और आउट उसका इन्वेस्टर है। सारा लाभ हमारे पूरे यूपी को होगा, पूरे देश को होगा। जी क्योंकि अगर देश जी, का इकोनॉमिक इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर सुधारना है, तो यूपी और जो हमारे यूपी को आना पड़ेगा। यूपी को उठाना पड़ेगा, उसके बिना भारत का भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो नहीं सकता है। बट थैंक्स अ लॉट शांतनु जी फॉर योर टाइम, एंड होपिंग टू इनवाइट यू अगेन। आप कहीं भी होंगे, मैं आपको फिर से जूम में पकड़ के लाऊंगा किसी और टॉपिक पे। आपका बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।